एल्गोरिदम ऐसा लगाया कि सिर्फ मुसलमानों का मेनली पकड़ो, जो लोग हमको वोट नहीं देते उसका पकड़ो, बाकी लोगों को छोड़ दो। और उस आधार पर इन्होंने 27 लाख लोगों के नाम काटे, जिसमें से 2/3 मुस्लिम थे। वहां पर मुसलमानों की जो जनसंख्या है, 30% मुसलमान वहां वेस्ट बंगाल में थे, 30% से भी कम, 27% या कुछ। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो 27 लाख काटे, उसमें 2/3 मुसलमान। और एक चीज तो बड़ी गजब की देखी गई इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में, एक बूथ था जिसके अल्टीमेटली उसके वोट ने उस सीट का फैसला किया। उस बूथ में 88% मुसलमान थे। उस बूथ में इन्होंने वोटिंग में ये दिखाया, इलेक्शन कमीशन ने, कि 98% वोट भी भाजपा को मिले। 88% मुस्लिम पॉपुलेशन, 98% वोट भाजपा को। इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखा है और अहम मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के जो बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, चाहे गरीबों के हों, चाहे मुसलमानों के हों, सेकुलरिज्म पर जो असॉल्ट हो रहा है उसके हों, ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में लड़ाई जारी रखी जाए, इस तरह के संस्थाओं को जिंदा रखा जाए। और CPDRS ने ये काम करके दिखाया, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और इस कन्वेंशन की भी बधाई। अगर आज हम ये सवाल पूछें कि 75 की जो इमरजेंसी थी और आज जो देश में हालात हैं, उसमें किसमें हमारे लोकतंत्र पर, हमारे मौलिक अधिकारों पर, किस स्थिति में ज्यादा उनका हनन हुआ, तो उसका आसान जवाब है कि आज ज्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो 75 की इमरजेंसी थी उसमें दो चीजें करी गई थी। एक तो मीसा को यूज करके, मिसयूज करके बहुत सारे लोगों को, शायद करीब 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था उस समय। और दूसरा, मीडिया सेंसरशिप लगा दी गई थी। लेकिन आज जो हो रहा है उससे कहीं बदतर है, कहीं ज्यादा व्यापक है। क्योंकि ये तो खैर हो ही रहा है, 1 लाख लोगों को जेल में नहीं डाला है, लेकिन जो भी लोग इनकन्वीनियंट इनके लिए हैं, चाहे वो ऑपोजिशन के हों, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो मीडिया के हों, उनको जेल में डाला गया और कई कई साल तक जेल में रखा गया, उनको बेल मिलने से पहले। उनके खिलाफ UAPA, जो कि एक बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है, वो लगाकर उनको बेल नहीं लेने दी गई। तो वो सब तो हुआ है। उसके अलावा जो आर्टिकल 19 राइट्स, जैसे कि प्रोटेस्ट करने का राइट, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया गया। दिल्ली में तो इन्होंने आर्टिकल, ये सेक्शन 144 लगा लगा कर ये बोल दिया कि आप कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ जंतर मंतर ही है। और जंतर मंतर में भी आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट आज हो रहा है, ये एक अपवाद है कि उनको वहां बैठने दिया गया है इतने दिन तक। अब तो उनके 25 दिन हो गए। ये मजबूरन उनको करना पड़ा, क्योंकि पहली बार बड़े साल के बाद ऐसा हुआ कि युवा सड़कों पर निकले और युवाओं का एक बड़ा एक संगठन बनता हुआ दिखने लगा। और इनको डर लगा कि अगर इनको परमिशन डिनाई कर देंगे तो शायद उसका परिणाम और भी गंभीर होगा। इस वजह से इनको परमिशन देनी पड़ी, उनको अलाउ किया। लेकिन कल जैसे आपने देखा, सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको तो आज एक तरह से ज्यादा कुचला जा रहा है, बजाय 75 की इमरजेंसी के। 75 की इमरजेंसी में यह भी नहीं था कि सेकुलरिज्म पर असॉल्ट हो, सेकुलरिज्म पर कोई असॉल्ट नहीं था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म पर असॉल्ट है, मुसलमानों के ऊपर असॉल्ट है, ईसाइयों के ऊपर असॉल्ट है, सड़कों पर भी है, पुलिस के द्वारा भी है, प्रशासन के द्वारा भी है, और कानून के द्वारा भी करने की कोशिश करी जा रही है। उसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि इमरजेंसी में, 75 की इमरजेंसी में
हमारे पूरा डेमोक्रेट साइंटिफिक टेम्पर को खत्म करने की कोशिश करी गई हो, जो आज हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जो बदलाव लाए गए हैं, जिस तरह के वाइस चांसलर्स को यूनिवर्सिटीज में बैठाया गया है, वो तो जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करना, उसी पर प्रहार हो रहा है। साइंस के मतलब डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टेक्स्ट बुक से निकाल दी गई है, पीरियोडिक टेबल टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है, हर तरह के अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, और अंधविश्वास फैलाने में हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े माहिर हैं। वो अजीब अजीब चीजें बोलते हैं, उनके और लोग भी सब बोलते हैं, और आजकल तो जो वाइस चांसलर्स वगैरह बना दिए गए हैं वो लोग भी यही सब बोलने लगे हैं। आईआईटी के डायरेक्टर जो हैं आईआईटी मद्रास के, वो भी यही सब अंधविश्वास की चीजें फैला रहे हैं। और इस तरह का गाली गलौच, मारपीट का माहौल 75 की इमरजेंसी में नहीं था। आज जिस तरह से मॉब लिंचिंग सड़कों पर करी जा रही है, पुलिस देखती रहती है, पुलिस भी कई बार उसमें पार्टिसिपेट करती है। मतलब जो पूरा रूल ऑफ लॉ का जो हनन हो रहा है, वो 75 की इमरजेंसी में नहीं था। 75 की इमरजेंसी में, जैसे मैंने बोला, दो चीजें जरूर हुई थी। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून का इस्तेमाल करके, और दूसरा प्रेस सेंसरशिप कर दी गई थी। लेकिन ये सब नहीं हुआ था जो आज हो रहा है इस देश में, ये सब नहीं हुआ था। सारे इंस्टीट्यूशंस को धाराशाही करके अपने कब्जे में ले आओ, ऐसा नहीं हुआ था। तो अगर हम एक एक करके देखें कि आज क्या हो रहा है, अगर हम लोकतंत्र पर प्रहार देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीकों से हमारे पूरे लोकतंत्र पर, चुनावी लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है, तो पहले तो देखिए, पैसे का की बहुत अहमियत है आज के चुनाव में, और इसीलिए कानून में एक लिमिट लगाया गया कि भाई अ, कोई कैंडिडेट जो है इतने लाख से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता अपने इलेक्शन में, जिससे कि पैसे, इलेक्शन में पैसों के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रहे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगाया गया। अब अगर आप ये देखें कि भाजपा 500 कैंडिडेट अगर खड़े करती है लोकसभा में, तो उनके सारे कैंडिडेट्स मिला के ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ खर्च कर सकते हैं। लेकिन भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से ही 5 साल में 8,000 करोड़ इकट्ठा कर लिए, दूसरे और डोनेशन से और 8,000 करोड़ इकट्ठा कर लिए, और उसके अलावा कैश में तो बेइंतहा, मतलब अनगिनत पैसा। और इसीलिए कहा जाता है कि पिछले चुनाव में भाजपा ने शायद 50,000 करोड़ खर्च किए। देखिए, आज तो उनके पास जो पैसा आ रहा है बेइंतहा पैसा है, मंदिरों से भी आ रहा है, मंदिरों में जो लूट चल रही है उससे भी आ रहा है, सारी सरकारी स्कीमों की लूट चल रही है उससे भी आ रहा है, हर जगह लूट ही लूट। हम लोगों ने एंटी करप्शन कैंपेन चलाया यूपीए सरकार के खिलाफ, जरूर उस समय बहुत करप्शन था, लेकिन आज जो करप्शन है इस देश में, वो यूपीए के करप्शन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। यूपीए के आज तो मतलब देखिए, सीएजी को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। सीएजी ने अपने ऑडिट्स जो हैं खासकर भाजपा के स्टेट्स में बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मजबूरन, क्योंकि सीएजी जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट करता है, जिस स्कीम का भी ऑडिट करता है, सब में करप्शन भरा पड़ा। लाडली बहन योजना, कोई भी सरकारी योजना हो, करप्शन से बिल्कुल पूरा के पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। ऐसा करप्शन यूपीए की सरकार में, मैंने तो करप्शन को बहुत क्लोजली स्टडी किया, ऐसा करप्शन जो आज व्यापक है वैसा यूपीए सरकार के दौरान नहीं था। कि हर जगह लूट। तो पहला तो पैसा इनके पास इतना है, और पैसा हर तरह से आ रहा है। देखिए, अडानी को इन्होंने कम से कम कई लाख करोड़ का फायदा कराया है सरकारी आदेशों के कारण, कई लाख करोड़। तो अडानी को इन्होंने अपना बैंकर बना रखा है, बोल रखा है कि भाई जब हमको पैसों की जरूरत होगी, 5,000 करोड़ की जरूरत हो तो तुम ले आओ, और अडानी जो है हवाला से वो पैसा कैश में ले आकर इनको दे देता है। इनके पास बेइंतहा पैसा है, कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब 100:1 का फर्क है
अगर आप बीजेपी के पास जितना पैसा है उसको देखें और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज को मिलाकर जितना पैसा है उसको देखें, 100:1 का रेशियो। ये हालात हैं। ऐसे हालात देश में पहले कभी नहीं हुए। फिर तो सारा पैसा उनके पास, मीडिया पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कैसे? सरकारी इश्तेहार से कि अगर तुम लोग हमारा काम करोगे, हिंदू मुस्लिम हर रोज शाम को हिंदू मुस्लिम पर डिबेट कराओ, हर रोज शाम को हिंदू मुस्लिम करो, तब तुमको सरकारी इश्तेहार मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और सरकारी इश्तेहार छोटे मोटे नहीं है। आज जो मेजर पैसा मीडिया के पास आ रहा है वो सरकारी इश्तेहारों से आ रहा है, प्राइवेट कंपनियों के इश्तेहारों से नहीं आ रहा है, वो सरकारी इश्तेहारों से आ रहा है। तो सरकारी इश्तेहारों से हजारों करोड़ का पैसा मीडिया को दिया जाता है, उससे मीडिया को खरीदा जाता है। उसके अलावा जो अगर कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फिर भी नहीं मानता, तब फिर उसके ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। एनडीटीवी के खिलाफ ये किया, फिर उनको मजबूर कर दिया कि वो अपनी कंपनी जो है अडानी को बेच दें, और उनको बेचना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौर में जब मेन स्ट्रीम मीडिया का गोदीकरण हुआ है, इस दौर में एक ऑल्टरनेट मीडिया सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खड़ा हो गया है। और ये जो ऑल्टरनेट मीडिया है, ये मेरी राय में आज जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं उससे ज्यादा ताकतवर है, उसका रीच और इन्फ्लुएंस उससे ज्यादा है। और यही कारण है कि आज इस सरकार का भले ही कंट्रोल सब चीजों पर हो, भले ही पैसा इनके पास कितना भी हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन आज इनके साथ नहीं है। ये साफ दिख रहा है। पब्लिक ओपिनियन अगर आज ईमानदारी से चुनाव करा दिया जाए हिंदुस्तान में, तो मेरा मानना यह है कि इनकी 100 सीट भी नहीं आ सकती हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन इनके पूरा कंट्रोल में है। मीडिया तो खैर है ही है, इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। और इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करवाता है उसको पूरी छूट दे दी गई है। अनफॉर्चुनेटली न्यायपालिका ने ही पूरी छूट दे दी है, जबकि न्यायपालिका ने एक बहुत अहम फैसला दिया 5 जजों का कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं रह सकता, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसलिए उन्होंने बोला कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इन्होंने कानून से चीफ जस्टिस को हटा दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कुछ भी कहता रहे, उसकी बात की कोई सुनवाई ही नहीं होती। और इन्होंने अपने ही लोगों को, ये ज्ञानेश कुमार जिसने वो राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा बनाया था ढांचा कि राम मंदिर ट्रस्ट कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, जिसमें इतनी चोरी हो रही है, इसी ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और इससे बोल दिया कि अब तुम एसआईआर करके मुसलमानों के नाम काट दो, जो हम लोगों को वोट नहीं देते उनके नाम वोटर्स लिस्ट से ही काट दो। अभी जो बंगाल में चुनाव हुआ उसमें इन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर करीब 27 लाख लोगों के नाम काट दिए वोटर्स लिस्ट से, ये कह के कि इसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। किसी को उसका एल्गोरिदम नहीं बताया कि आपने कैसे तय किया है कि किसकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। कहते हैं अगर आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, आपके किसी और के नाम में, आपके एड्रेस में 2 जगह कोई स्पेलिंग मिस्टेक एक शब्द की भी है तो उसको हम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोलेंगे। उस आधार पर तो 27 लाख क्यों, कम से कम 2 करोड़ लोगों की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकल आती। लेकिन इन्होंने क्या किया, एल्गोरिदम ऐसा लगाया कि सिर्फ मुसलमानों का मेनली पकड़ो, जो लोग हमको वोट नहीं देते उसका पकड़ो, बाकी लोगों को छोड़ दो। और उस आधार पर इन्होंने 27 लाख लोगों के नाम काटे, जिसमें से 2/3 मुस्लिम थे। वहां पर मुसलमानों की जो जनसंख्या है, 30% मुसलमान वहां वेस्ट बंगाल में थे, 30% से भी कम, 27% या कुछ। लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो 27 लाख काटे उसमें 2/3 मुसलमान। और एक चीज तो बड़ी गजब की देखी गई इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में, एक बूथ था जिसके अल्टीमेटली उसके वोट ने उस सीट का फैसला किया। उस बूथ में 88% मुसलमान थे। उस बूथ में इन्होंने वोटिंग में ये दिखाया, इलेक्शन कमीशन ने, कि 98% वोट भी भाजपा को मिले। 88% मुस्लिम पॉपुलेशन, 98% वोट भाजपा को। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है अनलेस कि उस ईवीएम में कोई धांधली करी गई हो। धांधली 3 तरह की हो सकती, 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि आप ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर आपने डाला है वो ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दें जिसमें कि वोट चाहे जिसको पड़े,
लेकिन दिखाया ये जाए कि वोट सब बीजेपी को गए हैं, वो सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, इसका अध्ययन किया जा चुका है और बिल्कुल क्लियरली प्रूवन है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है। जब आप सॉफ्टवेयर डालते हैं वीवीपैट मशीन के लिए तो उसमें उस मशीन में इस तरह का सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। दूसरा कि आपने ईवीएम मशीन ही बदल दी चुनाव से पहले, मतलब चुनाव के बाद लेकिन काउंटिंग से पहले जो ईवीएम पर वोट डाले गए थे वो मशीन गायब कर दी और दूसरी मशीन रिप्लेस कर दी काउंटिंग से पहले। ये तो स्ट्रांग रूम वगैरह में एंटर करते रहते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में रहता है स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम स्टोर करे जाते हैं। और तीसरा तो और भी भयानक है कि भाई ईवीएम में कुछ भी आया हो, मान लीजिए ईवीएम में आया कि भाई 80% वोट तो तृणमूल कांग्रेस को मिले थे, लाजमी है कि जहां 88% मुस्लिम हो 80% वोट तो तृणमूल कांग्रेस को ही मिले होंगे। कोई मुसलमान आज की डेट में भाजपा को वोट नहीं देता, 5% से ज्यादा तो कतई नहीं देते, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन वो रिटर्निंग ऑफिसर वहां बैठा है, उसने अनाउंस कर दिया कि भाई नहीं नहीं 98% वोट भाजपा के हैं। अब आप लड़ते रहिए, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में चैलेंज करिए, 5 साल निकल जाएंगे, चुनाव मतलब अगला चुनाव आ जाएगा, तब तक डिसाइड नहीं होगा। वही जैसे कि एसआईआर में जिस 27 लाख लोगों के नाम काटे गए, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया तो फिर जजों ने बोला कि कोई बात नहीं, आपका अगली बार नाम आ जाएगा। उसका अध्ययन किया गया है कि ट्राइब्यूनल जो जिन्होंने उसको चुनौती दी है वो ट्राइब्यूनल जो है अभी कम से कम 27 साल लेगा ये सारे केसेस तय करने में। वो कहते हैं 27 साल बाद आपका नाम आ जाएगा, कोई बात नहीं, आपका नाम कट गया, आपको कोई सुनवाई नहीं दी गई, आपके कोई रीजंस नहीं दिए गए, ऐसे ही नाम आपका उड़ा दिया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह के। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन ये सब बेईमानी कर रहा है और न्यायपालिका ये सब बेईमानी पर मुहर लगाती जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये तो खैर सिर्फ इलेक्शन में हो रहा है। देखिए, अगर हम इस देश में देखें कि किस किस क्षेत्र में आ, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जो सभ्यता है उसको ही खत्म किया जा रहा है। एनवायरनमेंट को अगर आप ले लीजिए, पर्यावरण एकदम ध्वस्त कर दिया है। हिंदुस्तान जो है पर्यावरण इंडेक्स में वर्ल्ड में सेकंड लोएस्ट, 180 कंट्रीज में सेकंड लोएस्ट के पायदान पर पहुंच गया। यानी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान में पर्यावरण पर्यावरण के प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नहीं बचा। अडानी अंबानी और इनके जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जो चाहें जिस चीज को चाहें, करोड़ पेड़ काटने की अनुमति चाहें, सब कुछ दे दी जाती है, सब कुछ ताक पर रख। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज कम से कम पिछले कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि आज लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। कल मैंने देखा कि ऋषिकेश में जहां पर इन्होंने रोड वाइडनिंग के नाम पर लाखों पेड़ काटने की अनुमति दे दी है, हजारों लोग सड़कों पर उतर गए, फॉरेस्ट में आ गए, लोगों को रोकने लगे जो पेड़ काटने वाले। कैन बेतवा, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसके खिलाफ लोग वहां पानी में खड़े हैं। पिछले 15-20 दिन से अनशन पर लोग वहां पर बैठे हैं और वहां पर भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं, सिर्फ ये एजुकेशन के मुद्दे पर नहीं, पर्यावरण के मुद्दे पर, दूसरे मुद्दों पर लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ये एक बहुत ही होपफुल साइन है। बाकी सब सब चीजों पर अटैक हो रहा है आजकल, तो सेकुलरिज्म पर तो हो ही रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मुसलमानों के घर पर, मुसलमानों को अपनी नमाज पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है, हर तरह की करप्शन की लूट चल रही है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पर पूरा के पूरा कब्जा सरकार ने कर लिया है, सारे इंस्टीट्यूशंस। मतलब ईडी सीबीआई तो है ही है, ईडी सीबीआई पुलिस को तो अभी ये कल इन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पुलिस रिफॉर्म्स केस में कि पुलिस चीफ की पुलिस को सरकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि मिनिमम टेन्योर पुलिस चीफ का 2 साल होगा। इन्होंने 2 साल क्या 1 साल से पहले ही इस पुलिस चीफ को रातों रात बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि जो होम मिनिस्टर आदेश दे रहा था उसको कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये कर दो वो कर दो, वो पूरा नहीं मान रहा था।
तो इस वजह से उसको रातों रात बदल दिया गया। तो पुलिस के ऊपर पूरा कंट्रोल, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि भाई पुलिस को क्यों सरकार से थोड़ा स्वतंत्र होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे ऑर्डर या डायरेक्शंस जो हैं इन्होंने कूड़े के डिब्बे में डाल दिए हैं। जो चाहे कर रहे हैं, पुलिस पर कंट्रोल, सीबीआई पर कंट्रोल, ईडी पर कंट्रोल, इनकम टैक्स पर कंट्रोल, एनआईए पर कंट्रोल, सीएजी पर कंट्रोल, इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल और न्यायपालिका के ऊपर भी कंट्रोल, मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल। यानी कि सब चीजें जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे देश में, उन सब पर आज हम देख रहे हैं कि सरकार का कंट्रोल है। तो इसका अब रास्ता क्या है, क्या क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कई दिन से ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जहां न्यायपालिका में आप जाएंगे मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ, तो न्यायपालिका जब तक सरकार के कंट्रोल में है, जो कि आज है, वही करती रहेगी जो सरकार चाहती है। छुटपुट चीजों में कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ कर देते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम देख रहे हैं कि सरकार जो बड़ी चीजें चाहती है उस पर सरकार के साथ न्यायपालिका चली जाती है। तो अब ये कैसे बदलेगा? मेरा मानना ये है कि ये तभी बदलेगा जब लार्ज नंबर्स पर लोग सड़कों पर उतरेंगे इसके खिलाफ। और आज ये होने लगा है, आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम जगह जगह देख रहे हैं कि ये जो डर इन्होंने बैठा दिया था कि तुम सड़कों पर उतरोगे तो तुमको हम जेल में डाल देंगे, ये डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सब जगह 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 पर पूरे देश में लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज हुई। दूसरा, एक यूथ मूवमेंट, एक जेन्युइन यूथ मूवमेंट शुरू हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू। कांग्रेस भी एजुकेशन पर एक यूथ मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक जेन्युइन यूथ मूवमेंट दिख रहा है और इसकी चिंगारियां जो हैं पूरे देश में फैल रही हैं। जगह जगह इसके सपोर्ट में पूरे देश में जगह जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और कल का जो मार्च है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने, सीपीडीआरएस ने इसको सपोर्ट किया है। और कल जो मार्च होने वाला है पार्लियामेंट का 20 तारीख को, जो सुबह 9 बजे इन्होंने आह्वान किया है कि सब लोग वहां पहुंचे जंतर मंतर और वहां से हम लोग पार्लियामेंट मार्च करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्च होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक मार्च होने वाला है और हम सब लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं ना, और जब विजिबली दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन आज सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गई है, तब फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार तो इनके चमचे हैं, वो तो चमचे बने रहेंगे, उनको तो हर तरह के फायदे सरकार ने दिए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के नीचे भी एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, जैसे सीएजी के नीचे भी बहुत बड़ी मशीनरी होती है, बहुत लोग होते हैं उसमें। वो लोग जब देखते हैं कि आज पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ है, तब वो लोग, उनका भी रवैया बदलने लगता है, वो लोग आदेश नहीं फॉलो करते। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इन्होंने बदला है, इसका ये भी एक साइन है कि दिल्ली पुलिस के महकमे में भी कई लोगों ने बोला कि भाई जो सरकार कह रही है कि भाई इनको यहाँ से हटा दो, जबरदस्ती हटा दो, उन लोगों ने नहीं, उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उनको भी दिख रहा था कि भाई पब्लिक ओपिनियन किधर जा रही है। तो जब विजिबल पब्लिक ओपिनियन सड़कों पर दिखने लगती है, तो फिर ये सारे इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हैं, सबका रवैया थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। जुडिशरी का तो हम देख चुके हैं कि पब्लिक ओपिनियन पर बहुत डिपेंड करता है। न्यायपालिका का रवैया भी बदलेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर अगर इन लोगों को ये लगता है कि भाई इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में है, पब्लिक ओपिनियन जो भी हो, हम इलेक्शन तो जीत ही लेंगे, और इलेक्शन नहीं भी जीतेंगे तो पैसा हमारे पास है, हम इन लोगों को, ऑपोजिशन के एमपी एमएलए को खरीद लेंगे, जो ये लोग कर रहे हैं आज। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत खिलाफ हो जाती है, तो ये सब हथकंडे भी फिर नहीं चलते। फिर अगर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं जैसे ये लोग अपना रहे हैं, तो फिर तो देश में रेवोल्यूशन हो जाता है। कई जगह इतिहास में इस तरह की सिचुएशन में रेवोल्यूशन हुए हैं, और हिंदुस्तान में भी होगा। अगर इस तरह के हथकंडे पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल खिलाफ होने के बावजूद भी अपनाए गए, तो फिर हिंदुस्तान में भी रेवोल्यूशन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी सिचुएशन काबू में लाई जा सकती है, अगर लोग पीसफुली, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बहुत पीसफुली सड़कों पर उतरे हैं, उसी तरह से अगर लोग पीसफुली सड़कों पर उतरें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये सिलसिला शुरू हो गया है, मेरा खत्म हो गया, और अब होपफुली इस देश में व्यवस्था और स्थिति बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।